नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। हमारे खास प्रोग्राम हम रखे ख्याल आपका में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कोरोना और साथ ही ब्लैक, वाइट और येलो फंगस पर, और इसके लिए हमारे साथ डॉक्टर आनंद शुक्ला जुड़ेंगे कुछ ही देर में और उनसे कोरोना पर राय लेंगे और कोरोना संकट के बीच ब्लैक फंगस, वाइट फंगस और येलो फंगस के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि येलो फंगस ने भी दस्तक दे दी है और यूपी के गाजियाबाद में येलो फंगस का पहला मामला सामने आया है। येलो फंगस, ब्लैक फंगस और वाइट फंगस में भी ज़्यादा खतरनाक बताया जा रहा है ये येलो फंगस। और एक लक्षण को आपको बता दें कि जानने के लिए इसके लक्षण क्या कुछ हैं वो डॉक्टर साहब बताएंगे। और पीले फंगस का यूपी के गाजियाबाद में पहला केस पाया गया है। येलो फंगस में पीड़ित मरीज गाजियाबाद का ही रहने वाला बताया जा रहा है। मरीज की उम्र 34 वर्ष बताई जा रही है। लेकिन सबसे बेहद जो सवाल है वो ये है कि आखिर ब्लैक फंगस क्या होता है और इसका मरीज जो होता है उसके लक्षण क्या होते हैं, और साथ ही ये जानेंगे कि जो ब्लैक फंगस का मरीज होता है इसके लिए क्या लक्षण होते हैं और कैसे पता चलता है कि उसको ब्लैक फंगस है या वाइट फंगस है या येलो फंगस है। साथ ही कोरोना लगातार जिसकी रफ्तार बढ़ती जा रही थी और पिछले कई दिनों से उसकी रफ्तार में ब्रेक लगता हुआ दिख रहा है। और ये भी जानेंगे कि कोरोना के जो अब मामले हैं उनके लक्षण क्या हैं, क्योंकि कोरोना के जो नए मामले आ रहे हैं उसमें आरटीपीसीआर में वो पॉजिटिव नहीं दिखाई देते, नेगेटिव दिखाई देते हैं। इसके बाद आरटीपीसीआर जब हम कराते हैं तो कुछ और ही परिणाम सामने आते हैं। साथ ही ये भी जानेंगे कि कई जगह पर व्हाट्सएप हो या फिर सोशल मीडिया हो, वहाँ पर अफवाहें उड़ाई जा रही हैं, अलग अलग प्रकार से लोगों को यहाँ पर दहशत में डाला जा रहा है। तो कई सवाल हैं अहम। एक तो ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो कोरोना संक्रमित है क्या उसे ब्लैक फंगस, वाइट फंगस और येलो फंगस हो रहा है या फिर सामान्य व्यक्ति को भी हो सकता है। तो इन सभी बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे अपने डॉक्टर आनंद शुक्ला से। कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे और आप सभी दर्शकों को वो एक एक चीज के बारे में बारीकी से समझाएंगे। चलिए, और इसी पर हमारे साथ डॉक्टर आनंद शुक्ला जुड़ गए हैं। डॉक्टर आनंद शुक्ला, आपका बहुत बहुत स्वागत है आर्या न्यूज पर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी सत्यम जी। जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले सवाल हमारा ये कि कोरोना अभी चल रहा है, कोरोना के मामले जो हैं वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, लेकिन बड़े सवाल और बड़ी जो ये यहाँ पर चीज़ें सामने निकल कर आ रही हैं वो है ब्लैक फंगस। और ब्लैक फंगस आया, इसके बाद वाइट फंगस आ गया, अब वाइट फंगस के बाद येलो फंगस ने दस्तक दे दी। अब लोगों के मन में कई सवाल उठ रहे हैं कि अलग अलग फंगस पैदा हो रहे हैं और जो ज़्यादा घातक भी बताए जा रहे हैं, खतरनाक बताए जा रहे हैं। अब येलो फंगस आया जिसे डॉक्टरों ने बता दिया कि ये ब्लैक और जो वाइट फंगस है इससे ज़्यादा खतरनाक है। सर, आप क्या कहेंगे येलो फंगस के बारे में? देखिए, येलो फंगस को खतरनाक इसलिए कह रहे हैं कि इसमें स्टेफाइलोकोकल नाम की बैक्टीरिया है, वो ग्रोथ कर जाती है पस के रूप में। जी। तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत होती है सफाई वगैरह करने में तथा हीलिंग में। और बाकी ये फंगस संक्रामक बहुत ज्यादा हाई स्प्रेडेड नहीं है। ये जैसे कोरोना है, कोरोना फटाफट चारों तरफ फैल गया, उस तरीके से ये जो है फंगस नहीं जल्दी फैलेंगे जब तक कि बहुत ज्यादा टच ना हो और ज्यादा इम्यूनिटी बहुत ज्यादा ना हो डाउन। जैसे कि कैंसर के पेशेंट और क्रॉनिक पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट तथा कोरोना के बहुत ज्यादा यूज किए हुए स्टीरॉयड्स, इस तरीके के पेशेंट अगर होते हैं तो थोड़ा सा वो दिक्कत होती है, क्योंकि ये रिस्ट्रिक्टेड इन्वायरमेंट में, रिस्ट्रिक्टेड बॉडी में ही सीमित है। ऑर्डिनरी आदमी को बहुत ज्यादा ये परेशान नहीं करेंगे सब। इसीलिए देखिए, अभी 3 दिन हो गया येलो फंगस एक ही है डिटेक्ट हुआ। अगर और भी डिटेक्ट होता है तो फिर हम लोग कह सकते हैं जैसे ब्लैक फंगस है। ब्लैक फंगस क्योंकि जल्दी जल्दी स्टीरॉयड दे के कॉम्प्लिकेशंस को दूर करने के लिए हम लोगों ने लाइफ को सेव करने के लिए दिया था। अब हम लोग रिस्ट्रिक्ट हो गए हैं क्योंकि जितने भी शुगर वाले पेशेंट हैं तथा क्रॉनिक डेबिलिटेटेड हैं, जैसे ट्यूबरकुलोसिस हुआ, लेप्रोसी हुआ, डायबिटीज मेलाइटस हुआ, कैंसर हुआ, तो इसलिए बहुत ज्यादा कंट्रोल में आ गया है। क्योंकि एक टीम हम लोगों ने बना ली है फार्मेको विजिलेंस की, जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन जैसा स्टीरॉयड का एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या होता है, एचआईवी का ड्रग रिएक्शन क्या होता है।
तो हमारा संपर्क डॉक्टर साहब से टूट गया है, कुछ ही देर में संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें कि येलो फंगस क्या है, इसके बारे में वो बता रहे थे आपको, और किस तरीके से इसके लक्षण होते हैं। बताया जा रहा है कि शरीर में सुस्ती आ जाती है, वजन कम होने लगता है, भूख कम होने लगती है। साथ ही हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि लोगों के मन में ज़्यादातर सवाल ये आ रहा है जैसे कि कोरोना का पेशेंट अगर किसी हष्ट-पुष्ट आदमी के संपर्क में जाता है, स्वस्थ आदमी के संपर्क में जाता है, तो भी वो संक्रमित हो जाता है। तो हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ब्लैक, व्हाइट और येलो फंगस के संपर्क में जो मरीज हैं, इसके जो मरीज हैं ब्लैक फंगस के, अगर इसके संपर्क में कोई व्यक्ति जाता है जो कि क्या वो भी संक्रमित हो सकता है, क्या उसको भी ये बीमारी लग सकती है? टच है, हो रहा है, तब तो जरूरी है कि कहीं ना कहीं से इन्फेक्शन आ ही जाएगा, क्योंकि जी। स्पोर्ट्स उसके भी हवा में उड़ते हैं। और जैसे फैन चल रहा है, एसी चल रहा है, तो वो ग्रोथ उन सबों का हो जाता है। लेकिन इसमें एक ही फायदा है, जैसे येलो वाले में, कि जब भी ह्यूमिडिटी अगर होती है 30 to 40%, तब ये येलो फंगस ग्रोथ करता है। ब्लैक फंगस हवा में भी है और अदर गारमेंट्स में भी है। तो उसको अगर हम लोग अच्छे से सुखाएं और ड्राई कपड़े पहने तो ये ठीक हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। और अब ये कंट्रोल में है, क्योंकि एम्फोटेरिसिन भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम ड्रग है, और आईवी देने पे सारा कंट्रोल कर लेता है पूरे बॉडी में, जहाँ भी हो, और स्पोर्ट्स जहाँ भी हो तो सब टैकल कर लेता है। जी सर, ब्लैक फंगस के लक्षण क्या हैं, कैसे समझ में आएगा ब्लैक फंगस? कुछ लोगों के सवाल हैं, उनका ये कहना है कि उनके हाथ में लाल कलर से कुछ थक्के पड़ गए हैं, वो क्या ब्लैक फंगस का हो सकता है लक्षण? देखिए, दोनों चीजें, कोरोना भी कंजंक्टिवाइटिस होने लगा है, आंखों में लालपन दिखना लगा है, तथा ब्लैक फंगस जो है ब्लैक कलर के आता है, और पहले लाल होता है, बाद में धीरे धीरे आंख काली पड़ने लगती है और आंख का रोशनी गायब हो जाती है, और हेडेक बहुत ज्यादा होता है। ये कई बार जो है इस ब्रेन में भी घुस जाता है, बाद में आंख टोटली उसकी आई बाल खराब हो जाती है, तो पूरी आंख निकालनी पड़ जाती है। इसलिए इसमें बड़ा जागरूक रहना होता है। और ब्लैक कलर का इसमें स्पोर्स आते हैं, इसके पार्टिकल्स भी देखे गए हैं, स्लाइड बना के भी देखे गए हैं। तो ये ब्लैक कलर का होना इसका अवश्यंभावी है, ग्रे कलर टू ब्लैक कलर। जी डॉक्टर साहब, ये भी जानने की यहाँ कोशिश करेंगे कि जो ब्लैक फंगस है वो आंखों में प्रभाव डालता है, क्या जो येलो फंगस है ये भी आंखों को प्रभावित कर सकता है? देखिए, बिल्कुल कर सकता है, लेकिन जो मैंने आपको बताया कि येलो फंगस जो है ग्रोथ तभी होगा जबकि ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है। तो ह्यूमिडिटी दो जगह हम लोगों को जनरली देखने को मिल रही है। एक तो जो मास्क लगा रहे हैं हम लोग, मास्क के कारण, और इसमें जो है एक्सपायरेशन के ड्यूरिंग जो है ह्यूमिडिटी आती है, तथा साथ में कभी बारिश हो गई तो उससे भी गीलापन हो जा रहा है। तो आंख में और मुंह में दोनों जगह येलो फंगस का विकास होना संभावी है। और दूसरी बात कि अगर साइड आर्म पिट में एंड ग्रोइन में, यहाँ पे ज्यादा पाने की संभावना है। सर, एक चीज और यहाँ पर कई सवाल लोगों के हैं हमारे पास। कुछ लोगों ने ये पूछा है कि आंख से पानी आ रहा है और नाक से ऊपर बीच माथे पे यहाँ पर दर्द होना, इसको क्या क्या समझा जाए? क्या ब्लैक फंगस के लक्षण हो सकते हैं, आंखों से पानी आना और हेड पर हल्का सा दर्द? देखिए, इसमें स्वेलिंग जरूरी है। पानी आना तो कोई भी पार्टिकल कोरोना में भी आ जाता है, या कंजंक्टिवाइटिस बैक्टीरियल में भी आ सकता है, वायरस के में भी आ सकता है। लेकिन इसमें इन्फेक्शन के दौरान इसमें स्वेलिंग आ जाती है, और स्वेलिंग आने के कारण जो है आंखों में पानी भी आता है, तथा सर में दर्द बहुत ज्यादा रहता है। तो संभव है कि इसमें कोरोना हो सकता है। सर में आधे हिस्से में दर्द होना क्या माना जाए? आधे हिस्से में दर्द होना और भी खतरनाक है, क्योंकि पहले ये यूनिलैटरली वर्क करता है इसमें। तो ये कोरोना के लक्षण हो सकते हैं क्या? बिल्कुल, कोरोना के भी हो सकते हैं और ब्लैक फंगस के भी हो सकते हैं। और सर, आंखों में जो रेड कलर का थक्का पड़ जाता है, एक आंख लाल होना, रेड कलर का थक्का पड़ जाना, उसको क्या कहेंगे? देखिए, अगर एक आंख में हो रहा है तो मोस्ट लाइकली ये फंगस की कारण हो रहा है, क्योंकि वन साइडेड है। अगर कोरोना होगा तो बाइलेटरल होगा, और साथ में अगर स्वेलिंग है
तो इसके लिए तुरंत आँख के डॉक्टर को दिखाना जरूरी है, जिससे उन लोग फाइंड आउट करेंगे। तरह तरह के इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, वो इन्वेस्टिगेशंस करें और फटाफट उससे पता चल जाएगा क्या हो रहा है। सर, जो वाइट फंगस है इसके लक्षण क्या हैं? ऐसा माना जा रहा है कि वाइट, ब्लैक और येलो जो फंगस हैं इस दौरान भूख लगना बंद हो जाती है। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि ये फंगस जो है कई बार लीवर को अटैक कर रहा है, तो ऑर्गन फेल्योर भी कर सकता है, लीवर भी खराब हो सकता है, साथ में गुर्दे भी खराब हो सकते हैं। तो इसमें चूंकि लीवर को खराब होने में सबसे पहले लॉस ऑफ एपेटाइट होता है, और लॉस ऑफ एपेटाइट के कारण जो है बंदा लो वेट में जाएगा और भूख नहीं लगेगा तथा एसिडोटिक बॉडी होगी, और धीरे धीरे उसका माउथ ब्रीदिंग भी फाउल स्मेल होने लगेगा, और नॉट एडिक्वेट कैलोरी जाने से और प्रोटीन जाने से वो बीमार भी हो सकता है, और भी सुपर एडेड इन्फेक्शन हो सकते हैं। सर, ये क्या आंतों तक भी पहुंच सकता है ब्लैक फंगस? बिल्कुल पहुंच सकता है। कई बार देखा गया है कि आंतों में व्हाइट फंगस बहुत ज्यादा पाया गया है, ब्लैक फंगस भी पाया गया है। ब्लैक फंगस तो ओसोफेगस माने ये खाने की नली में भी पाया गया है, तथा साथ में स्टमक में भी पाया गया है, और अप टू द कोलन माने बड़ी आंत में भी पाया गया है। जी, बड़ी आंत जिसे बोलते हैं। सर, एक चीज़ और यहाँ पर सवाल खड़ा होता है कि जो ब्लैक फंगस है, जहाँ पर ये चीज़ हो जाती है जिस शरीर के अंग में, उसको क्या शरीर से हटाना पड़ता है या फिर दवाइयों से ही सही हो जाता है? देखिए, दो चीजें हैं। अगर वहाँ पे नेक्रोसिस पार्ट ज्यादा है, नेक्रोसिस मतलब डेड पार्ट बहुत ज्यादा है, तो वो उसके खुराक हो जाता है, तो उस दौरान वहाँ का पार्ट, लोकल पार्ट काट के निकालना पड़ता है। नहीं तो एम्फोटेरिसिन भी ये सिस्टमिक और ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीफंगल है, ये कवर कर लेता है हर जगह जहाँ पे भी है। लेकिन कुछ पार्ट में, जैसे आंख में है, अगर आंख को इन्फेक्ट कर लिया तो आंख का पूरा आई बाल निकालना पड़ता है। दांतों में भी यही हाल है कि दांत में अगर पूरा दांत के पल्प जो होता है, दांत के भीतर का पार्ट होता है, बड़ा सेंसिटिव पार्ट होता है, अगर उसमें हो गया तो पूरा वो दांत निकालना पड़ता है। साथ में अगर स्टमक में हो गया तो स्टमक में इंडोस्कोपी से हम लोग देखते हैं, अगर बहुत ज्यादा दिक्कत हो तो उसका रिसेक्शन करते रहे हैं, इंडोस्कोपिक रिसेक्शन। और नहीं, अगर कई बार ये भी देखा गया है कि काफी बड़े बड़े गुच्छे बन जाते हैं स्टमक में, तो स्टमक को ओपन करके उसमें थैली लगाते हैं और वो पूरा पार्ट को आए दिन क्लीन किया जाता है। तो इस तरह तरह के मेजर में आप मेजर ऑपरेशन में आते हैं, हम लोग करते हैं, इससे काफी कुछ फर्क हो जाता है। ट्रांसकोलन माने बड़ी आंत, हॉरिजॉन्टल बड़ी आंत होती है, उसमें भी पाया गया है, क्योंकि यही बाद में कैंसर में बदल जाते हैं। तो ये प्री कैंसरस स्टेज मानते हैं, क्योंकि ये इन्फेक्शन धीरे धीरे वहाँ नेक्रोसिस बनाएगा। नेक्रोसिस बनाने के बाद वहाँ के आसपास जगहों में प्रोटीन प्यूट्रीफाई होंगे और धीरे धीरे उसमें मैलिग्नेंट चेंजेस होने लगते हैं। तो इस तरीके से वो रिसेक्ट करके काट के निकाले जाते हैं। सर, आपने एम्फोटेक भी बताया, ये क्या इंजेक्शन है? जी, एम्फोटेरिसिन भी इंजेक्शन है और आईवी के रूप में दी जाती है। आईवी माने इंट्रावेनस दी जाती है। इसकी एक ही डोज में सही हो जाते, परिणाम सही मिलते हैं, या फिर जब तब तक दी जाती जब तक पेशेंट सही ना हो जाए? नहीं, इसके कैलकुलेटेड थेरेपी है, 3 डेज की है, 7 डेज की है। उसमें जो है कई बार 2 बार दी जाती है, और पर किलोग्राम बॉडी वेट के हिसाब से दी जाती है। और फिर अपने आप वाच करते हैं कि नया ग्रोथ तो नहीं हुआ। अगर नया ग्रोथ हो रहा है तो फिर कोई और भी दवा है साथ में। अब सर, जैसे आपने एम्फोटेरिसिन बी के बारे में बताया है, ये इंजेक्शन है जो कि ब्लैक फंगस के मरीजों में यूज़ किया जा रहा है, और अगर ब्लैक फंगस इस दौरान अगर डायबिटीज़ पेशेंट को हो जाता है तो एम्फोटेरिसिन बी देना क्या सही रहेगा? क्योंकि जो डायबिटीज़ पेशेंट होते हैं उनको दवाइयाँ बड़ी सोच समझ के दी जाती हैं, क्योंकि कोई भी दवाई उनको नुकसान कर सकती है। ग्लूकोज नहीं देना होता, ये माना जाता है। ग्लूकोज ग्लाइकोजन में जो अचानक से बदल देता है, जो प्रक्रिया होती है उसकी है, इससे काफ़ी खतरा बढ़ जाता है। जी बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि ग्लूकोज बढ़ने से मेटाबॉलिक एसिडोसिस होने लगता है, शुगर पेशाब में ज्यादा निकलने लगता है, डिहाइड्रेशन भी होता है, तथा बहुत ज्यादा सर्कुलेशन में चला जाता है ग्लूकोज, जिससे कि बैक्टीरिया का ग्रोथ या कोई भी इन्फेक्शन बढ़ जाता है। बेसिकली हम लोग
कोरोना वायरस में इसीलिए डरते हैं कि इसमें ब्लैक फंगस तुरंत आ जाता है, और स्टीरॉयड भी यही काम करता है कि शुगर को ज्यादा से ज्यादा रिलीज करता है। तो इसके लिए हम लोग बड़ा ध्यान पूर्वक इंसुलिन साथ में देते हैं, जिससे कि शुगर न्यूट्रलाइज हो, बैलेंस हो। शुगर नॉर्मली 90 to 140 के बीच में मिलीग्राम परसेंट के 100 ml के हिसाब से रखते हैं हम लोग ग्लूकोज लेवल। और इसमें जो है नॉर्मल जितने भी आरबीसी या ब्लड सेल्स हैं या ह्यूमन सेल्स हैं, वो सारे ग्रोथ को न्यूट्रिशन मिलता रहता है, कोई एक्स्ट्रा ग्रोथ नहीं हो पाता। लेकिन जो आपने बात बताया कि इसमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, वो बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि एक बार पीएच वैल्यू भी इधर उधर होता है तो उससे काफी कुछ फर्क हो जाता है। सर, पीएच वैल्यू की आपने बात की, तो पीएच वैल्यू कितनी होनी चाहिए इस दौरान? देखिए, पीएच वैल्यू कई जगह की अलग अलग है। जैसे पेट का है, पेट में तो बहुत ज्यादा है, एसिडिक होता है 1.5 to 2 होता है, और अल्कलोसिस उसके बाद नीचे उतरने पे आंतों में 7.8 से लेके 8 तक हो जाता है। लास्ट में न्यूट्रल, कोलन में से जब रिलीज होता है तो न्यूट्रल होके होता है। नॉर्मली 7.4 के अराउंड हम लोगों की बॉडी होनी चाहिए। 7.4। और बहुत बहुत अच्छा बॉडी, हेल्दी बॉडी बनाने के लिए अल्कलाइन पीएच में ही रहना चाहिए। मैंने ब्लड का पीएच 7.6 to 7.8 के बीच में अगर आपका ब्लड का पीएच है तो बहुत अच्छा आपका ऑक्सीजनेशन होगा, रिस्पिरेटरी एक्सचेंज होगा। क्योंकि रिस्पिरेटरी एक्सचेंज भी अगर एसिडिक है तो बहुत दिक्कत हो जाती है, ब्रीदिंग पैटर्न चेंज हो जाता है, और साथ में जो यूरिन फॉर्मेशन होता है उसमें भी दिक्कत होती है। जी। अब डॉक्टर साहब, कुछ पेशेंट ऐसे हैं जो डायबिटीज़ पेशेंट हैं और उनको ब्लैक फंगस हो रखा है, तो आपने ये सारी चीज़ें बताई, लेकिन खाने पीने का भी बहुत ध्यान रखना होता है इस दौरान, और इस दौरान उनको भूख भी नहीं लगती है। तो कल आपसे जब मैंने बात की थी भूख लगने के बारे में, तो आपने बीप्लेक्स के बारे में बताया था और बीकाशूल के बारे में बताया था। तो क्या शुगर के पेशेंट को इन दवाइयों को लेना सही रहेगा, और नहीं रहेगा तो फिर क्या वो इस दौरान लें जिससे कि उन्हें भूख लगे, और अगर भूख लगती है तो उनको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, जिससे कि उनको स्वास्थ्य सही रहे, कुछ डिसबैलेंस ना हो? देखिए, डायबिटिक के लिए बड़ा अच्छा डाइट है कि प्रोटीन ज्यादा लें, शुगर कम लें, फैट भी कम लें। क्योंकि फैट बॉडी में कन्वर्ट होने लगता है, शुगर फैट में कन्वर्ट होने लगता है, धीरे धीरे वेसल्स मोटी होने लगती हैं, उसके बाद फिर हाइपरटेंशन होता है, फिर बाद में कार्डियक प्रॉब्लम होती है और हार्ट अटैक हो जाता है। तो ये सीक्वेंस है। उसके लिए सबसे अच्छा जो है प्रोटीन लें। प्रोटीन अगर एनिमल प्रोटीन लेते हैं तो बहुत ही अच्छा है। अगर एनिमल प्रोटीन नहीं ले पा रहे हैं तो आप वेजिटेबल प्रोटीन लें, जैसे चना है, सोयाबीन की बड़ियां हैं, इस तरीके की चीजें लें। मीठा चीज बिल्कुल न लें, क्योंकि आपके बॉडी में इंसुलिन नहीं बन रहा है, जो भी खाएंगे वो डायरेक्ट ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। पूरी साइकिल भी चेंज होती है, इंटरमिंगल साइकिल होती है कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन की और फैट की, वो टोटल डिस्टर्ब हो जाती है। तो हाई डोज विटामिन के साथ आप प्रोटीन लें, बहुत ही अच्छा रहेगा। और कैलकुलेटेड डाइटिशियन से, अच्छे डाइटिशियन से आप कैलकुलेट कराएं, आपको बहुत ही सफल रहेंगे, क्योंकि डाइट से बड़ा भारी कंट्रोल होता है। आप इसको रेगुलर वर्क करते रहे, 1200 कैलोरी से न लें। जी ठीक है सर, एक पेशेंट है, उनको काफ़ी दिनों से कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है। समस्या ये कि वो हार्ट के पेशेंट हैं, और दूसरी तरफ उनको ये लगता है कि वो कोरोना पॉजिटिव हैं शायद, क्योंकि उनको काफ़ी दिनों से खांसी आ रही है और 2 से 3 दिन से फीवर भी आ रहा है, और साथ ही कोल्ड भी है। क्या लग सकता है कि कोरोना के लक्षण हो सकते हैं क्या, या फिर मौसमी बुखार हो सकता है? देखिए, कोरोना तो समस्या ऐसा सबसे फैल बड़ी गया ये है कि हार्ट के पेशेंट भी हैं यहाँ पर। जी, कोरोना तो हर फीवर आजकल कोरोना ही लेके चलते हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो कोरोना के साथ दिक्कत है वो रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम है। अगर रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम नहीं तो कोरोना डेंजरस नहीं है। अभी जितने भी पेशेंट जो मर रहे हैं या कॉम्प्लिकेशन हुआ है, वो केवल लंग्स के कारण ही हुआ है, क्योंकि लंग इसमें स्टीफ हो जाती है और हाईलाइन डिजेनरेशन होने लगता है, तथा लंग टिश्यू से ऑक्सीजन एक्सचेंज होना बंद हो जा रहा है, जिससे कि आज ऑक्सीजन की जरूरत 10 गुना बढ़ जाती है बॉडी में, क्योंकि हमें हाई प्रेशर में देना होता है, और इसलिए जो है वो वहाँ पे जाके एक्सचेंज होगा। रही बात जो आपने बताया कि लंग पे, हार्ट की भी दिक्कत होती है,
और हार्ट के पेशेंट हैं, शुगर भी है, तो बड़ा हिसाब से उसका कार्डियक केयर भी करना पड़ेगा। कार्डियक केयर में ये है कि अगर हार्ट अटैक हो रहा है तो उसको वॉच करना पड़ेगा कार्डियोस्कोप लगा के, जिससे ईसीजी चलता रहता है। ईसीजी क्योंकि मशीन। शुगर वाले पेशेंट को हार्ट अटैक में पेन नहीं होता, चेस्ट पेन नहीं होता। हाँ। बड़ी मार्के की बात है। तो इसको हम लोगों को हमेशा विजिलेंट रहना है कि बंदे को एलवीएफ में तो नहीं किया। एलवीएफ का मतलब होता है लंग में रिफ्लेक्स हो जा रहा है, मतलब लंग्स में पानी आ जा रहा है भीतर, उसको इडिमा कहते हैं। तो इसलिए लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर के बारे में बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए बढ़िया ऑक्सीजन और प्रॉपर पोजीशन में रखते हैं हम लोग। यही मेन चीज होती है। कोरोना का एक बड़ा भारी लिमिटेशन है। अब लोग डर खत्म हो रहा है, क्योंकि 14 दिन के बाद अपने आप नेगेटिव हो जाता है, इसकी टॉक्सिसिटी कम होती है। और ये खतरनाक केवल रिस्पिरेशन में है, या लीवर में अगर अटैक कर गया, जॉन्डिस होने लगी, तब ये दो चीजों में बहुत खतरनाक है। और तीसरा जो चीज है जो आपने बताया था कोरोना का और येलो फीवर, येलो फंगस का, जो ब्लैक फंगस और येलो फंगस का, इसके थोड़ा सा डॉक्टर लोगों के लिए भयानक उत्पन्न हो रहा है। बाकी हर चीज कंट्रोल में है और चिंता की कोई बात नहीं। बिल्कुल, अब चीज़ें कंट्रोल में आ रही हैं। जिस तरीके से कोरोना की रफ्तार भी बढ़ रही थी, वो भी अब धीरे धीरे कम हो रही, लेकिन मौतों के जो आंकड़े थे वो फिलहाल अभी कम होते हुए नहीं दिखाई दे रहे। फिलहाल डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे तमाम बातचीत करने के लिए और दर्शकों को ब्लैक, व्हाइट और येलो फंगस के बारे में विस्तार से बताने के लिए कि किस तरीके से इसके लक्षण होते हैं। और अगर आपको ब्लैक फंगस या व्हाइट फंगस के कोई लक्षण दिखते हैं तो आप सीधे सबसे पहले डॉक्टर से मिले। फिलहाल के लिए अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल आर्या न्यूज।